हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ऑनलाइन हो जाओ सब। अली ग्रुप में मैसेज करो, सब ऑनलाइन हो जाए। टाइम हो गया। सिद्रा, आवाज आ रही है मेरी आपको? हमारा ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इसके लास्ट 2 स्लाइड्स रह गई हैं, हम इसे भी एंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना थ्योरी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग, कैसी है वर्दा? ठीक है। लेक्चर अपलोड होने में बड़ा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्या बात है। मैं इसका साथ ही इसलिए कवर कर रही हूँ, इसका डिज़ास्टर वाले का अभी इसीलिए कवर कर रही हूँ जल्दी, कि अभी हम इसी को ही साथ ही ख़त्म कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार इसको रिपीट ना करना पड़े। हाँ जी, इसका एंड हो जैसे जान छोड़े, बड़ा लंबा चला गया था। लेक्चर नहीं अपलोड हो रहा।
आमिर शोर क्यों कर रहे हो इतना? हैं? हाँ, कभी कुर्सियां खींच रहे हो, कभी क्या। तरीके से उठा के ले जाओ, क्लास हो रही है। जैसे मर्जी उठा के ले जाओ, शोर ना करो। वो बंदर से ने बाहर अलग ही शोर मचाया हुआ, वो अलग ही चवल मारने निकला हुआ। वनी लेक्चर नहीं अपलोड हो रहा? तुम्हारा भी नहीं हो रहा? पता नहीं, पहले भी मुश्किल आ रही थी। मैं 3 से 4 दफा ट्राई कर चुकी हूँ उसको, रिफ्रेश कर चुकी हूँ, नहीं हो रहा। चलो हो गया, अपलोड हो गया। मैं इसको जल्दी जल्दी हम एंड करते हैं, फिर हम अपना अगला लेक्चर शुरू करते हैं। पता नहीं नेटवर्क का कोई इशू है, बड़ा टाइम ले रहा है अपलोड होने में। इतना टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। हाँ, बायोलॉजिकल डिजास्टर हम देख रहे थे कि किस तरह से म्यूटेशन करवाता है, डीएनए के अंदर इंटरफेयर करता है और ब्रेक डाउन करवा उसको, डीएनए की जो चेन है उसको तोड़ देता है और फिर उसमें नई चेंजेस करवा देता है। इसके लिए जो बायोलॉजिकल है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल की, तो इसका मतलब है कि ये मॉर्फोलॉजी जो है उसको भी ये इफेक्ट करता है और ओवरऑल म्यूटेशन करा देता है और नई डिजीजेस पैदा कराता है। ठीक है, प्लस ये इम्यूनिटी के ऊपर भी इफेक्ट करता है। ठीक है, ओके मन। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है बात कि अब हमने इनके प्रिकॉशंस कैसे करने हैं, बायो आइसोलेशन कैसे, आइसोलेशन और प्रिकॉशन आपने कैसे लेना है फॉर बायोलॉजिकल टेररिज्म अटैक से, एजेंट से जो टेररिज्म करवाते हैं। जैसे कि डिजीज़ फैलाई जाती हैं, डिजीज़ जानबूझ के भेजी जाती हैं, जैसे कि कोड़ की बीमारी है, इस तरह की बीमारियां जानबूझ के जर्म्स रख के लोगों में फैलाया जाता है। इसमें ये इसको टेररिज्म एजेंट क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, इसमें क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट्स में बी डिलीवर्ड और स्प्रेड इन अ नंबर ऑफ वेज। जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं ना, इनको डिलीवर किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है नंबर ऑफ वेज में, डिफरेंट तरीक़ों से किया जा सकता है। जैसे पानी के अंदर फेंक दिया जाए, या इंजेक्शन या खाने में मिला दिया जाए उसके जर्म्स, कोई फ्रूट है उसको केमिकल बना केमिकल भेज के उसमें। अब जैसे कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर डेंगू कैसे आया, सुना था आप लोगों ने? पाकिस्तान के अंदर डेंगू कहते थे कि जो इंडिया से टायर आए हैं उनके अंदर पानी भरा हुआ था, उसके अंदर वो जो पानी था उसके अंदर डेंगू था बहुत ज़्यादा, और उसके लार्वा थे बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान के अंदर डेंगू फैल गया। ठीक है, डेंगू फीवर जब आया था। इसी तरह सुनने में आता है, मोस्ट ऑफ द डेज, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सुनने में आता है कि जो इसकी वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है, उसी के अंदर ही जर्म्स हैं। पोलियो के कतरे पिलाने से बच्चों को पोलियो हो जाता, पहले नहीं होता। और ये जो है ये इनफर्टिलिटी भी करवा रहा है, इस तरह की भी कहते हैं, ये फलाने मुल्क की साजिश है, इस तरह के रूमर्स भी निकलते हैं, ये भी रूमर्स बहुत सारे सुनने में आते हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ये इसके डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं स्प्रेड करने के और डिलीवर करने के, और लोग अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैन मेड, वो आदमी का ही देख लो कि वो खुद को था एड्स, तो उसने सबको फैलाना शुरू कर दिया। इसी तरह कोरोना के बारे में हमारा खुद एक जाना पहचाना इस तरह से वाक़या हुआ था कोरोना का, कि एक बंदा क्वारंटीन में उसका पॉजिटिव आया, वो क्वारंटीन से भाग गया और उसने क्या किया, बाहर निकल के फ्रूट की रेडी लगा ली, और जो फ्रूट था उस पर अपना सलाइवा लगा के बेचता था कि अगर मुझे कोरोना हो गया। बहुत फ्रेश स्टार्ट डेज की बात है, ठीक है। तो उस पर वो अपना सलाइवा लगा के बेचता था। वो कहता था अगर मुझे हुआ तो मैं सबको लगाऊंगा, ठीक है। और ये कोरोना से रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि इसने साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा किया। जिसको कोरोना होता था ना, वो उसके अंदर अजीब सा वो डीमन सा बन जाता था, उसके अंदर इतनी सेल्फिशनेस आ जाती थी कि अगर उसका पॉजिटिव भी है ना, तो वो छुप के सारे लोगों में बैठा रहेगा दुबक के शैतान की तरह, और वो सब किसी को बताएगा नहीं। अगर मेरे से किसी को लग रहा है तो लग ही जाए, लोग जानबूझ के ऐसे करेंगे कि भाई मेरे से हुआ है तो मैं क्या करूँ, मेरे से जितनों को मर्जी हो। जैसे उधर हुआ था, वुहान में हुआ था, जिनको कोरोना जिनका पॉजिटिव था वो जानबूझ के लिफ्ट के अंदर अपना सलाइवा लगाते थे, बॉडी स्क्रीशंस लगाते थे। हाँ बिल्कुल, जेलस था बहुत ज़्यादा, लोगों में बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली जब इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उसमें इंसान की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है वो निकल के उभर के बाहर आती है, और वो चीज़ इंसान की, बंदे की इंसानियत को दिखाती है कि ये इंटरनली शैतान है, इंसान है कि फरिश्ता। हाँ, खुद ही होगा। हाँ, अच्छा, बिकॉज ऑफ मॉडर्न ट्रैवल, ठीक है, जो मॉडर्न लेवल चल रहा है ट्रैवल। अब वो जैसे कनिका कपूर का देख लो, उसका पॉजिटिव था और वो उससे पहले पीछे ऐसे लोगों के साथ पार्टी अटेंड करके आई हुई थी जिनका पॉजिटिव था, और फिर उसके बाद आके भी काफ़ी लोगों में पार्टीज अटेंड करती रही है और जानबूझ के करती रही है कि मुझे नहीं है, ये है वो है, और फैलाने के इरादे से भी, ठीक है। इसी तरह बिकॉज ऑफ मॉडर्न ट्रैवल, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन में अकर इन एरियाज थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अपार्ट। मॉडर्न ट्रैवल की वजह से बहुत बहुत दूर तक, 1000 माइल्स तक भी आराम से फैल जाता है, जर्म्स फैल जाते हैं, ठीक है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बड़ी तेज़ी से होता है। फिर उसके बाद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है नीड टू बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल साइंस ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स। जो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको उनको ज़रूरत है कि वो अवेयर हों पोटेंशियल साइंस से, जो कि बायोलॉजिकल वेपन्स के हैं, डिसमिनेशन है। जैसे कि साइंस एंड सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ कॉमन डिजीज़ प्रोसेस। जो कॉमन डिजीज़ प्रोसेस है उसके साथ सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन एक होते हैं टिपिकल, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी सोच समझ के फैलाई जाती है। उसके लिए जो मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको अलर्ट होना चाहिए। अब देखो, नॉर्मली कोई फ्लू फीवर के साथ इतनी डेथ्स नहीं होती, नॉर्मली फ्लू फीवर के साथ इतना 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 डिज़ास्ट्रस या इतना जो है वो इतना क्राइसिस या क्रूशल टाइम नहीं आता जितना कि कोरोना ने लाया है। अब आप ये देखो कि अगर कभी कभी अगर हम इस पर तवज्जो दें ना, तो इंसानी सोच जो है वो कम पड़ जाती है इस पे आके। अगर हम चीज़ों को रिलेट करें तो आप देखो कि वुहान में, चाइना में सबसे ज़्यादा आया, और ऐसे है कि आप देखो कि सबसे ज़्यादा इसने ओल्ड एज के ऊपर इसने इफ़ेक्ट करना था जिनकी इम्यूनिटी कम थी, ठीक है। सोच समझ के इम्यूनिटी कम वालों के लिए जैसे ये जंग बनाया गया। इम्यूनिटी कम में देख लो, चाइना में आपको पता है कि ओल्ड एज बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, ठीक है, उनका पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बहुत डिस्टर्ब था। उसमें चाइना के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा क्या आ रही थी कि लोगों का जो वो है कि जो डिपेंडेंट है वो ज़्यादा हो गए थे, इंडिपेंडेंट कम थे, ठीक है। तो जैसे डिपेंडेंट्स को नेचुरली ही ख़त्म करने के लिए इस तरह से किया गया, इस तरह से लगता है जैसे प्री प्लान किया गया, ठीक है। और जब ये आउटब्रेक हुआ तो ज़्यादातर ये शो करवाया गया कि अमेरिका ने करवाया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिटेल अगर हम देखें और इसको अच्छे से समझें तो समझ आया कि वो जो इसकी वो कौन सी मूवी थी, वो इसकी जो मूवी आई हुई है कंटेजियस, मेरा ख्याल कंटेजियस मूवी का नाम है। उस मूवी के अंदर पहले ही ये सारा कुछ दिखा दिया गया था, पहले ही पढ़ा दिया गया था, सारे सिस्टम हर चीज़ पहले से ही बता दी गई थी। वो मेंटली प्रिपेयर थी कि ऐसे ऐसे होना है, ऐसे ऐसे फैलना है, हर चीज़ हो चुकी हुई थी पहले, ठीक है। और उसके बाद जाके ये आया। तो क्या है कि इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारियां हैं, साइंस हैं, जो हम हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं हमें पता होना चाहिए। और एकदम से ये
जैसे ही ये आउटब्रेक हुआ तो उसी वक्त ही जो है ना उन लोगों ने डायग्नोज कर लिया और इसको टाइमली इसको पकड़ना शुरू किया और इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह का जो बायोलॉजिकल वेपन है, अब आप ये देखो कि किस तरह दुनिया में एकदम से ये फैला है और कैसे चाइना पूरे पाकिस्तान में फैल गया था। जैसे ये आउटब्रेक हुआ, आप लोगों ने नोटिस किया, पूरे पाकिस्तान में चाइनीज़ नज़र आते थे, पूरी दुनिया में चाइनीज़ नज़र आते थे। फिर इसके साथ ही क्या है कि बेसिक चीज़ें ये आई कि इसके जो वो थे प्रिकॉशन थे, प्रिकॉशनरी मेजर जो भी थे या रिसोर्सेज थे, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ चाइना में अवेलेबल थे और कहीं पे भी नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह के जो जैसे प्री प्लान सब चीज़ें और प्लानिंग के हिसाब से सारा कुछ हुआ, इस तरह की चीज़ें थी। तो इस तरह के जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, इनको वेपन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और किया जा सकता है अगर अगर चाइना इसको अपने पास रखता है संभाल के, और ये कभी भी दोबारा इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी मुल्क इस्तेमाल कर सकता है इस जंग को जो है वो उसके लिए एज अ वॉर। ठीक है, तो इस तरह जो है इस तरह भी वेपन्स बनाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, यूके में आ गई है और यूके को बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया गया है। और जो यूएई है उसने क्या किया है कि उसने कहा है कि हमारे पास कोई भी अब फ़्लाइट नहीं आएगी, क्योंकि वाया दुबई जाते थे सब लोग, तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। अब देखो कि जब डेंगू आया था, डेंगू को भी हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल है, ये भी वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि एकदम से फीवर हुआ, ब्लीड किया, इस तरह की सिचुएशंस आ रही थी। हाँ, लंदन के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गया हुआ है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, न्यूज़ में भी दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है उसको कंट्रोल करने की। ठीक है, तो अब इसके साथ ही आइसोलेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन द इन्फेक्टिंग एजेंट पे। अगर जब ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है और उसको उसमें रखना है, नेगेटिव प्रेशर में रखना है या फिर सिंपल आइसोलेशन में रखना है, और किस तरह की आइसोलेशन देनी है, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू इन्फेक्टिंग एजेंट। तो इसके बाद ऑलवेज यूज़ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, हमेशा यूज़ करनी है, बैरियर नर्सिंग हमेशा यूज़ करनी है आपने, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, बैरियर नर्सिंग क्यों करनी है? क्योंकि बैरियर नर्सिंग से जो है वो आप अपने आप को भी प्रिवेंट करते हो और पेशेंट्स को भी प्रिवेंट करते हो क्रॉस इन्फेक्शन से, और अपने आप को भी प्रिवेंट करते हो। ठीक है, सम एजेंट्स रिक्वायर ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। कुछ एजेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ट्रांसमिशन बेस्ड हमने प्रिकॉशन देने हैं। जैसे कि ट्रांसमिशन बेस्ड क्या है कि किस किस रूट से ये फैलता है, किस तरीके से सांस से फैलता है, मास्क लगा के रखो, किस रूट से फैलता है उस हिसाब से उसको प्रिवेंट करो। जैसे कि टच करने से फैलता है तो हमने टच नहीं करना, अगर टच किया तो ग्लव्स पहन देने। जैसे फुली कंटेजियस हैं, जो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, उनसे हमने किस तरह से प्रिवेंट करना है। कुछ है जो कि हम सिर्फ रूम में रह के रूम में अंदर नहीं आना, इस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ नेगेटिव प्रेशर में रखने हैं, और कुछ ऐसे हैं कि ये फैल कैसे रहा है, जैसे कि स्केबीज वगैरह है, इस तरह की डिजीज़ हैं जो टच करने से फैलते हैं, तो हमने उनके रूट से, ट्रांसमिशन रूट से हमने प्रिकॉशंस करने। फिर उसके बाद टर्मिनल डिसइंफेक्शन करवाई जाती है और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट डिपेंड ऑन द इन्फेक्टिंग एजेंट। एक तो टर्मिनल डिसइंफेक्शन करवाई जाती है, यानी कि कम्प्लीटली जो स्पोर्स हैं, हमने इन्फेक्शियस एजेंट के साथ साथ उनके स्पोर्स को भी किल करना है, तो मैक्सिमम टाइम हमने उस जगह को डिसइंफेक्ट रखना है। कम से कम भी 1 से 2 घंटे के लिए हम उस बेड को, उस रूम को डिसइंफेक्ट करेंगे। बेसिकली होना चाहिए कि ये होना चाहिए कि जो वो होना चाहिए,
रेज़ जो हैं वो उस रूम के अंदर छोड़ी जाएँ, स्पेशली जो इन्फेक्शन कंट्रोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आइसोलेशन रूम्स बने होते हैं, उनके अंदर जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ रखी जाएँ या इन्फेक्शन किल करने के लिए रेज़ रखी जाएँ, जो कि उस सारे एरिया को डिसइंफेक्ट करें। उधर कार्बोलाइज़ किया जाए, वहाँ पे डेस्कोसिड यूज़ किया जाए, या जो भी हम एजेंट्स यूज़ करते हैं जैसे कि हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, तो उनसे हम उन जर्म्स को किल करने की हर मुमकिन कोशिश करें। साथ साथ मुझे मैसेज करते रहो ताकि मुझे पता हो कौन कौन ऑनलाइन है। इसे कहते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। और जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो है वो भी डिपेंड करता है कि इन्फेक्टिंग एजेंट क्या था। अब ये देखना है कि क्या बायोकेमिकल एजेंट था, ठीक है, या इन्फेक्शियस एजेंट था, या बायोकेमिकल वेस्ट था, या केमिकल वेस्ट था, किस तरह का इन्फेक्शन था और किस तरीके से वो स्प्रेड हो रहा है और हमने किस तरीके से उसको उससे प्रिवेंट करना है। आपने येलो बॉक्स में भेजना है, रेड में भेजना है। अगर कोई बायोकेमिकल का है, बायो बायो कुछ ऐसा है जो केमिकल है प्लस उसके अंदर बायोलॉजिकल भी है, तो उसको हम कोशिश करें कि उसको रेड में फेंकें, क्योंकि वो इन्फेक्शियस के साथ साथ हेजार्डस भी है, ठीक है। तो क्या है कि वो जो एजेंट है वो हमें हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग है और इन्फेक्शियस भी है, तो हमें काफ़ी उससे प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब प्रिवेंट कैसे करना है इस तरह के इन्फेक्शन से? फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है ड्रॉप, किसी चीज़ के नीचे छुप जाओ, बैठ जाओ, अपने आप को कवर करो। थर्ड में क्या है, होल्ड ऑन कर लो उसको, ताकि आप जो सिचुएशन है उससे बच सको, ठीक है। समझ आ गई सबको? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। यास्मीन लेक्चर नहीं ले रही है आजकल, क्या मसला है? चलो मैं न्यू लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, अभी ये लेक्चर होता है ना, मैं थोड़ा सा माइक पास कर लूँगी, ठीक है। पता नहीं सॉफ्टवेयर का कोई इशू है या लिंक का कोई इशू है, लेक्चर नहीं जल्दी अपलोड हो रहा आज। हाजरा आमना लोग नहीं हुए, हिरा नहीं हुई है, फातिमा नहीं हुई है ऑनलाइन। चलो जी, शुक्र है ये तो हो गया जल्दी आज, ठीक है। अच्छा, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है अर्नेस्टीन जो वाइडेनबर्ग है, इसके ऊपर है। ये हमारी थ्योरिस्ट है। इसने कहा है कि द हेल्पिंग आर्ट ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग, जो हेल्प है, हेल्पिंग आर्ट है, वो क्लिनिकल नर्सिंग है। बेसिकली इसका फोकस जो है वो नर्सिंग प्लस हेल्प के ऊपर रहेगा। ये सारी बात जो है इसके ऊपर करेगी, ठीक है। इसका इसका ज़्यादा फोकस जो है वो हेल्प और नर्स पे है, ठीक है। अब ये जो अर्नेस्टीन है ये क्या है, ये अगस्त में 18 अगस्त को 1900 में पैदा हुई थी, और इसका कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ नर्सिंग जो है इज़ कॉल्ड द हेल्पिंग आर्ट ऑफ नर्सिंग, क्लिनिकल नर्सिंग है, ठीक है। इसकी एजुकेशन है बीए फ्रॉम, इसने जगह जगह से बड़ा कुछ किया हुआ है, और इसका कैरियर था, और मतलब इसने बहुत सारी चीज़ें की है। इसका कंसेप्ट और डेफिनेशंस क्या है? सबसे पहले पेशेंट के बारे में बात करती है, नीड फॉर हेल्प के बारे में, नर्स के बारे में, नॉलेज के बारे में, जजमेंट के बारे में, नर्सिंग स्किल्स के बारे में, पर्सन के बारे में। सलमान, अब आवाज़ ठीक आ रही है सलमान? अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट क्या है। पेशेंट है एनी इंडिविजुअल हु इज़ रिसीविंग हेल्प फॉर सम काइंड। पेशेंट कौन है? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि हेल्प ले रहा है, रिसीविंग हेल्प ऑफ सम काइंड, किसी भी काइंड की, जो किसी भी टाइप की हेल्प ले रहा है, वो क्या है? पेशेंट है। बी इट केयर, जो कि केयर की फॉर्म में मिल रही है, इंस्ट्रक्शन और एडवाइस फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द हेल्थ प्रोफेशन,
और फ्रॉम अ वर्कर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो क्या है कि उन्होंने कहा है कि पेशेंट कौन है, एनी इंडिविजुअल हु इज रिसीविंग हेल्प ऑफ सम काइंड, बी इट केयर, इंस्ट्रक्शन और एडवाइस। वो केयर की फॉर्म में भी हो सकती है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है, और वो ले किससे रहा है, मेंबर ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल से, या फ्रॉम अ वर्कर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, या किसी भी टाइप के बंदे से। जैसे कि अपना पेशेंट चेक करवाना है तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि जो उस एरिया के आया, पोर्टर, क्लीनर वगैरह किसी से भी हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, और जो उधर जो आसपास के लोगों से हेल्प लेते हैं वो भी हेल्प में आ जाता है। ठीक है, और वो लोग जो अपना काम करवाते हैं आप हेल्थ प्रोफेशनल से, किसी भी टाइप के प्रोफेशनल से, वो हेल्प में आता है। द पेशेंट इज एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, हु हैज़ एंटर्ड द हेल्थ केयर सिस्टम, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एक दफ़ा आ गया है अपने किसी भी मसले से, वो पेशेंट हो सकता है। एंड इज रिसीविंग हेल्प ऑफ सम काइंड, किसी भी काइंड की हेल्प ले रहा है, सच एज केयर, टीचिंग और एडवाइस, तो वो पेशेंट काउंट होगा। जो फीवर के साथ है, फ्लू के साथ है, कफ के साथ है, बीपी हाई के साथ है, लो के साथ है, हम सिर्फ उसे पेशेंट नहीं कहेंगे। ये बंदी कहती है कि इसका जो कंसेप्ट है वो ये कहती है कि किसी भी टाइप की हेल्प लेने हेल्थ प्रोफेशनल से, या किसी डॉक्टर से, या किसी टीम मेंबर से, जो किसी भी टाइप की हेल्प लेने आ गया, वो उस टाइम में पेशेंट है। और हेल्प क्या हो सकती है, इंस्ट्रक्शन हो सकती है, केयर हो सकती है, या कोई भी एडवाइस हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, आप मेरे पास आए हो, आप कहते हो कि मुझे ना, मैं किसी डॉक्टर को चेक कराना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस डॉक्टर को चेक कराऊँ। तो उस टाइम में जो आप आए हो वहाँ पे, तो आप उस टाइम में पेशेंट काउंट होगे, क्योंकि आपने उस टाइम में हेल्प मांगी है, आप एडवाइस ले रहे हो, इंस्ट्रक्शन ले रहे हो। ठीक है, तो उस टाइम में उस जब आपने जो क्वेश्चनिंग किया उस पे आप पेशेंट कहलाओगे। ये कहती है, कौन कहती है, ये अर्नेस्टीन कहती है इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके अलावा वो कहती है कि द पेशेंट नीड नॉट बी इल सिंस someone receiving health related education would qualify as a patient। पेशेंट की नीड जो है नॉट बी इल, उस वक्त तक उसकी नीड को हम इल काउंट नहीं करेंगे, सिंस समवन रिसीविंग हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन, जब तक वो हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन नहीं ले रहा, और वो तब वो जाके क्वालिफाई करेगा एज अ पेशेंट। ठीक है, फिर वो हेल्थ रिलेटेड जब गाइडलाइन लेगा तो वो हेल्थ रिलेटेड पेशेंट में आएगा। फिर उसके बाद है नीड फॉर हेल्प है, सेकंड हमारी ऑप्शन था। नीड फॉर हेल्प में क्या आएगा, अ नीड फॉर हेल्प इज डिफाइंड एज any measures desired by the patient that has the potential to restore or extend the ability to cope with the various life situations that affect the health and wellness। ठीक है, a need for help क्या है, is defined as any measures, कोई भी ऐसा तरीका या ऐसा एक प्रोसीजर या एक ऐसा तरीक़ेकार या कोशिश डिज़ायर्ड बाय द पेशेंट, जो पेशेंट को ज़रूरत है या वो चाहता है, दैट हैज़ द पोटेंशियल टू रिस्टोर, वो पेशेंट कोई भी ऐसा तरीक़ेकार पेशेंट इस्तेमाल करता है या उसे ज़रूरत है जिसमें पोटेंशियल है कि वो रिस्टोर कर सके या एक्सटेंड कर सके उसकी एबिलिटी को, टू कोप विद द वेरियस लाइफ सिचुएशंस के, वो डिफरेंट जो लाइफ की सिचुएशंस हैं या बीमारियां हैं या मुश्किलात हैं उनके साथ वो कोप कर सके, उसकी ये काबिलियत हो, दैट इफेक्ट्स हेल्थ एंड वेलनेस, इसको कहते हैं अ नीड फॉर हेल्प। ठीक है, यानी कि कोई किसी को घर में फीवर है और वो चाहता है मैं चेक कराऊं, और उसे ये पता है कि अगर मैंने ये कोशिश की, मैं किसी के पास गया और मैंने उसे बोला कि अगर मैं आपके पास आता हूँ, उसने अब मैयर ये यूज़ किया कि मैं आपके पास आया हूँ और आप मेरी मदद करो कि मैं अगर डॉक्टर को चेक कराऊंगा, उसको पता है कि मेरा पोटेंशियल टू रिस्टोर और एक्सटेंड एबिलिटी टू कोप क्या है, कि अगर मैंने डॉक्टर से हेल्प ली, डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, उससे गाइडलाइन ली, तो मैं ठीक हो जाऊंगा जल्दी, वो इस तरह की बात करता है। तो ये क्या है, आ नीड फॉर हेल्प है, किस लिए, ताकि वेरियस लाइफ सिचुएशंस हैं उनमें वो कोप कर सके और अपनी लाइफ को रिस्टोर कर सके, और हेल्थ और जो वेलनेस है उस पर इफ़ेक्ट कर सके, वो इफ़ेक्टेड हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है, इट इज़ क्रूशियल टू नर्सिंग प्रोफेशन दैट अ नीड फॉर हेल्प बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ हिज ऑन सिचुएशन। ठीक है, मतलब ये
कि ये क्या है, ये क्रूशल है टू नर्सिंग प्रोफेशन के लिए दैट अ नीड फॉर हेल्प बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परसेप्शन, कि इंडिविजुअल की परसेप्शन के ऊपर ही बेस्ड करे नीड फॉर हेल्प, और ऑफ हिज ऑन सिचुएशन, उसकी ऑन सिचुएशन के अंदर रहते हुए नर्सिस जो हैं वो उनकी नीड फॉर हेल्प को भी समझें भी और उनको वो हेल्प प्रोवाइड भी करें। ये बड़ा वो इनके नर्सिस के लिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रूशल टाइम है, ये मुश्किल हो जाता है। नॉलेज क्या है? Knowledge encompasses all that has been perceived and grasped by the human mind. Knowledge may be factual, speculative और practical। ठीक है, नॉलेज जो है क्या करता है, कवर करता है all that has been perceived and grasped, जो और सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है, उन तमाम एस्पेक्ट्स को जो परसीव किए गए, जो आपने समझे, जो आपकी नज़र ने देखे और आपने उन्हें एक्सेप्ट किया और परसीव किया, अपने अंदर जितना उसको एब्जॉर्ब किया, हजम किया, परसीव कर लिया, उसको उस नॉलेज को अवेल किया या ग्रास्प कर लिया। ठीक है, और किस चीज़ को आपका कंसेप्ट क्या है, आप किस तरीके से लेते हो और किस तरीके से कवर करते हो और किस तरीके से उसको अडॉप्ट करते हो, ये ग्रास्प में आ जाएगा बाय द ह्यूमन माइंड। यानी कि एक एक बंदा है, एक जगह पे रस्सी पड़ी हुई है, दो लोग कहेंगे ये रस्सी नहीं है, ये सांप है, दो कहेंगे ये मरने के लिए कोशिश कर रहा है, दो कहेंगे ये झूला बनाने लगा। तो ये क्या है, ये आपका अपना नॉलेज है, ये आपका अपना कंसेप्ट है। किसी चीज़ को देख के आपने कैसा इंटरेस्ट शो किया और आपने कैसा कंसेप्ट शो किया। अब इसमें फैक्चुअल है, इसमें स्पेकुलेटिव है, किस तरह से आते हैं, प्रैक्टिकल किस तरह से आता है, ये हम देखते हैं। कंसेप्ट्स और डेफिनेशन में क्या है, फैक्चुअल नॉलेज इज जस्टिफाइड अफर्मेशन है ऑफ अ समथिंग। फैक्चुअल नॉलेज इज एन अफर्मेशन है, ठीक है। व्हेन वी टेक टू कंसेप्ट्स एंड ऐड देम टुगेदर देन समथिंग इज अफर्म्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रन एंड बॉयज आर joined together to produce the affirmation boys run, ठीक है। ऑल अफर्मेशन आर आइदर ट्रू और फॉल्स, सारी ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं। फैक्चुअल नॉलेज इज जस्टिफाइड अफर्मेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। ये जस्टिफाई करता है किसी चीज़ को एक प्रॉपर शेप में, एक फॉर्म में, एक एक कंप्लीट एक सेंटेंस में लाने में, ठीक है। या किसी चीज़ का फैक्ट बताता है, किसी चीज़ की सॉलिडिटी को शो करता है। मतलब फैक्चुअल नॉलेज जो है वो किसी चीज़ के फैक्ट को शो करता है, उसकी उसकी एग्जिस्टेंस को शो करता है, प्रेजेंस को शो करता है, और मीन्स के एक्ट ऑफ सेइंग यस और ऑफ शोइंग दैट यू मीन यस, ठीक है। अब जैसे कि अफर्मेशन है किसकी, व्हेन वी टेक टू कंसेप्ट्स, अलग अलग दो कंसेप्ट्स को लिया गया एंड ऐड देम टुगेदर, उनको इकट्ठा किया गया, देन समथिंग इज अफर्म्ड, फिर उसका एक कंप्लीट वजूद हुआ, उसकी एग्जिस्टेंस हुई, उसकी वैल्यू हुई, उसकी सॉलिडिटी को उसने शो किया। इसे फैक्चुअल नॉलेज कहा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने दो कंसेप्ट अलग अलग ले लिए, जैसे रन और बॉयज़, दो अलग अलग हमने कंसेप्ट लिए। रन का मतलब भागना है और बॉयज़ का मतलब लड़के हैं, लेकिन इनका अपना कोई एग्जैक्ट ऐसा कोई वजूद नहीं है, और ये हमें किसी किसी चीज़ की के वजूद को या उसके वर्ड के प्रेजेंट होने को शो नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन टुगेदर करते हैं, तो ये प्रोड्यूस करता है अफॉर्मेशन किस चीज़ की, कि बॉयज़ रन, यानी कि लड़के जो हैं वो भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल अफर्मेशंस आर आइदर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं इनकी प्रेजेंस।
Practical knowledge is knowledge that is acquired by day-to-day hands-on experiences. प्रैक्टिकल नॉलेज सिंपल बात है कि डे टू डे डेली जो आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करते हैं, डेली जो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं या अपने हाथ से जो भी काम करते हैं, ये सिंपल उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है। थ्योरेटिकल क्या है? जो थ्योरी बेस्ड है, जो आप लिखा लिखाया टीचर्स पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, उसकी रीजनिंग को टेक्निक्स बताते हैं और थ्योरी ऑफ नॉलेज बताते हैं। वाइल प्रैक्टिकल नॉलेज इज गेन्ड बाय डूइंग थिंग्स, खुद से करने से जो हम हासिल करते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। थ्योरेटिकल नॉलेज इज गेन्ड फॉर एग्जांपल बाय रीडिंग अ मैनुअल। जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आप जो है वो मैनुअल पढ़ने से भी ले सकते हैं। सिंपल आप मैनुअल पढ़ते हो, वहाँ से भी आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए आपको जाके वो काम करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको हमारा लास्ट टाइम जब एक लेक्चर था, मैंने उसमें आपको बताया कि जब आप वो करते हो, जैसे कि आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम वीडियोस पे बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, हम वीडियो से बहुत कुछ लर्न करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो मैंने आपको कहा था जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करोगे आप नहीं सीखोगे। तो यहाँ पे बात आ जाती है थ्योरी की, ठीक है, और प्लस प्रैक्टिकल की। अब थ्योरी जो है वो मैनुअल, इसमें मैनुअल भी आ सकता है या ऑडियो विजुअल भी आ सकती है, लेकिन आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस तो नहीं की ना, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, तो इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसके लिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप रोज़ वीडियो देखोगे ना, मैं आईवी लाइन पास करूँगी, मैंने ऐसे करना है ऐसे करना है, लेकिन जब आप उसको परफॉर्म करोगे ना तो आपको स्टेप्स भूल जाएंगे। आईवी लाइन पकड़ के एक दफ़ा हाथ कांपेगा, सिरिंज पकड़ के एक दफ़ा हाथ कांपेगा, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। तो जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हो तो आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है। स्पेक्युलेटिव नॉलेज क्या होगा? अ टाइप ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है डिडक्टेड बाय मीन्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ बिल्कुल, जब आप अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हो प्रैक्टिस के अंदर। स्पेक्युलेटिव नॉलेज क्या है? अ टाइप ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज डिडक्टेड बाय means of reflection without recourse to experience that seeks to explore the limits of science and culture। अच्छा, ये क्या है? बेसिकली ये टाइप ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज ही है जो कि क्या करता है, ये बाय मीन्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, किसी चीज़ के रिफ्लेक्शन को शो करता है विदाउट रिकॉर्स टू एक्सपीरियंस। इसके अंदर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन शो करता है। दैट सीक्स टू एक्सप्लोर द लिमिट ऑफ द साइंस एंड द कल्चर। Speculative knowledge is our historically determined means of establishing and developing system of philosophy है। यानी कि हम इसकी बेस पे स्पेकुलेटिव नॉलेज हम कहेंगे कि ये हिस्टोरिकल डिटर्मिनेंट मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग है, कि हिस्ट्री पे रहते हुए, किसी चीज़ के बैकग्राउंड पे रहते हुए आप न्यू चीज़ों को जो है वो स्टैब्लिश करने की या डेवलप करने की, सिस्टम ऑफ फिलोसफी को डेवलप करने की कोशिश करते हो। किसी के बैकग्राउंड को देखते हुए उसके रिफ्लेक्शन पे आप बात करते हो कि इसकी वजह से ये हो सकता है, इसकी वजह से हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ये उस सेंस में आएगा। नर्स क्या है? नर्स इज़ अ फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग। द नर्स नॉट ओनली एक्ट्स बट थिंक्स एंड फील्स एज वेल। फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग है, जो कि एक नर्स एक चलता फिरता काम करता हुआ पुर्जा है, एक इंसान है जो कि ना सिर्फ एक्ट करता है, परफॉर्म करता है, ना सिर्फ एक रोबो है, प्लस सोच भी सकता है और फील भी कर सकता है। बेसिकली रोबो ही है ना, सबके सब नर्सिस रोबोट के तौर पे ही काम कर रही हैं। तो क्या है कि ये सब सब जो ह्यूमन बीइंग, सब जो नर्सिस हैं, पहले तो वो ह्यूमन बीइंग है। इस चीज़ ने हमारे कंसेप्ट को चेंज किया, लेकिन असल में हम रोबोट हैं। जो मैनेजमेंट कह रही है हम वो कर रहे हैं, हाथ बांधे हुए हैं, सिर्फ हमने ऑर्डर फॉलो करने हैं। और ना सिर्फ हम एक्ट करते हैं, बस हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है कि हम सोच भी सकते हैं प्लस हम फील भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ रोबोट ही बनाते हैं, सोचने समझने की, फील करने की सेंसेस सारी क्षमता ख़त्म कर दी गई होती है उनके अंदर से, ऐसे भी हैं। फिर उसके बाद है फॉर द नर्स हुज एक्शन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक पर्पस, थॉट्स एंड फीलिंग्स हैव अ डिसिप्लिन्ड रोल टू प्ले। ऐसी नर्सेज
फॉर द नर्सिस हुज एक्शन, नर्सिस जिनके ये एक्शन है कि वो डायरेक्टेड होती हैं टूवर्ड्स अचीवमेंट, कि वो कुछ अचीव करना चाहती हैं, उनका स्पेसिफिक पर्पस है, उनके स्पेसिफिक थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, तो उनका डिसिप्लिन रोल होता है अपनी लाइफ के अंदर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी। अब आप लोग 44 की क्लास हो, आपके 44 में से कितने लोगों ने अभी से ही अपना फ्यूचर प्लान कर लिया है? कितने लोग हैं जो ये सोच के बैठे हैं अच्छा जब पास हो जाएंगे, क्लियर कर लेंगे तो अच्छा 50-60 हज़ार कमाएंगे सैलरी और शादी करके बैठ जाएंगे, या मैंने तो सुकून से क्लिनिकल करना है, या मैंने सिर्फ टीचिंग करनी है, मैंने इस हिसाब में नहीं पढ़ना। और कुछ ये कहते हैं कि नहीं मैंने आगे बढ़ना है, मैंने अपना फ्यूचर बनाना है, मैंने अपने आप को शाइन करवाना है, दुनिया मुझे जाने, पूरी दुनिया में मेरा नाम हो। कुछ लोग इस तरह का भी वजूद रखते हैं, इस तरह की सोच भी रखते हैं। तो क्या है, बेसिकली हर एक का अपना एक रोल है, हर एक अपने रोल के अंदर जो है वो अपने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है और अपने आप को शो करवा रहा है कि मैं क्या हूँ और मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये सबके अपने 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 गट्स हैं और क्वालिटीज़ हैं, कोई किस तरीके से अपने आप को शो करवाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक समझ आई सबको? जजमेंट क्या है? क्लिनिकल जजमेंट है, रिप्रेजेंट करता है नर्सिस का लाइकलीनेस टू मेक साउंड डिसीजंस। जो क्लिनिकल जजमेंट है, सिंपल सीधी सीधी साफ बात है कि एक नर्स जो है, कुछ लोगों की जजमेंट बहुत अच्छी होती है, मेंस की उनकी डायग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। अगर आप जैसे एंटर हुए रूम के अंदर, पेशेंट का फेस रेड है और वो लंबे लंबे सांस ले रहा है और आप उसको देख के आप कहते हो कि एकदम से कि इसको क्या हुआ है, इसका फेस भी रेड हुआ हुआ है, इसकी रेस्पिरेशन भी फास्ट हुई हुई है। ठीक है, और जब आप हाथ पकड़ते हो उसका हाथ बहुत वार्म है और उसकी उसकी पल्स भी बहुत तेज़ है, तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है माइंड के अंदर कि कहीं इसको फीवर तो नहीं हो गया, या इसको ब्लड जा रहा है, इसको रिएक्शन तो नहीं हो गया, इसको ड्रिप लगी हुई है उसका रिएक्शन तो नहीं हो गया। तो ये क्या है, ये आपकी क्लिनिकल जजमेंट है, ये रिप्रेजेंट करती है कि जो नर्सिस है उसकी लाइफलीनेस क्या है, कि वो क्या लाइक करती है, वो ज़्यादा अच्छा काम करने में, चीज़ों को अडॉप्ट करने में, उसके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस अच्छी है, उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है कि इस पेशेंट को जो मैंने सुबह मेडिसिन दी थी ये बिल्कुल सही था, अब इसको क्या हुआ। तो साउंड डिसीजंस ले सकती हैं उस टाइम में, जैसे ही आपने जज किया क्लिनिकली कि इसको ये प्रॉब्लम लग रही है, आपने फ़ौरन से डिसीजन लिया, जो ब्लड जा रहा था उसको स्टॉप कर दिया, जो ड्रिप जा रही थी उसको स्टॉप कर दी, फ़ौरन से फीवर लिया, हार्ट रेट देखा, पल्स देखी और रेस्पिरेशन देखी और फ़ौरन से अगला डिसीजन क्या लिया, डॉक्टर को इन्फॉर्म किया अर्जेंटली। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। ये आपको लगता है कि पेशेंट ना सांस सही नहीं ले रहा, बहुत शैलो ब्रीथ कर रहा है या गैस्प कर रहा है, तो आपने अगला स्टेप क्या लिया, फ़ौरन से हेड जो है उसको डाउन किया, पेशेंट को ऑक्सीजन लगाई और सीपीआर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह के भी लोग साउंड डिसीजंस लेते हैं फ़ौरन से। ठीक है, इसके अलावा आपको पेशेंट के राइट और रॉन्ग का पता है और आप वहाँ पे फाइट करते हो पेशेंट के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास राइट है, पेशेंट की डोज सेट करवाने से रिलेटेड आप कह सकते हो कि भाई ये चीज़ आपने गलत लिखी है, इसको ये नहीं, ये मेडिसिन जानी चाहिए। इसी तरह साउंड डिसीजंस आर बेस्ड ऑन डिफरेंशिएटेड फैक्ट्स फ्रॉम assumptions एंड रिलेटिंग them टू कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, साउंड डिसीजन जो है वो बेस करते हैं आपके डिफरेंशिएटिंग फैक्ट्स पे, यानी कि आपकी डिफरेंशिएटेड या उसकी आपकी डिफरेंशियल आपकी सोच कैसी है। ठीक है, यानी कि आप चीज़ों को मल्टीपल एस्पेक्ट से कैसे देखते हो, तो तभी आप साउंड डिसीजन ले सकते हो। यानी कि आपको इसकी, अब मैंने आपको जैसे बताया उसका फेस रेड है, उसको रिएक्शन भी हो सकता है, उसको फीवर भी हो सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है, शॉक में भी पेशेंट जा सकता है। तो ये क्या है, उसके फैक्ट्स फ्रॉम अजम्पशंस, वो क्या सोचता है और उसको रिलेट करेगा, रिलेटिंग देम टू कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या है, कॉज क्या है, पेशेंट को फीवर है, उसका इफेक्ट क्या आया, उसका फेस रेड है, रेस्पिरेशन फास्ट है, प्लस उसका हार्ट रेट फास्ट है, ये कॉज एंड इफेक्ट हो गया। ठीक है, अजम्पशन आपने क्या की, आपने ये अज्यूम किया कि मैं इसको मेडिसिन दे के गया हूँ, मुझे लगता है कि उसकी वजह से आपने रिलेट किया कि मेडिसिन की वजह से इसको रिएक्शन हुआ, इसलिए इसका फेस ब्लश कर रहा है, फ्लशिंग उसका फेस है, हार्ट रेट फास्ट हो गया है, बीपी ड्रॉप कर रहा है, पेशेंट शॉक में जा रहा है, या सर्जरी से रिसीव की है, पेशेंट का की कोल्ड क्लैम स्किन है, बीपी ड्रॉप कर गया और हार्ट रेट फास्ट हो गया, इट्स मीन के पेशेंट इंटरनली ब्लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये कॉज एंड इफेक्ट आ गया।
ठीक है। तो साउंड जजमेंट जो है इज द रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन फंक्शनिंग ऑफ माइंड एंड इमोशन एंड इम्प्रूव्स विद एक्सपेंडेड नॉलेज एंड इंक्रीज क्लैरिटी ऑफ प्रोफेशनल पर्पस। साउंड जजमेंट जो है वो रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन फंक्शनिंग है ऑफ माइंड, कि आपका माइंड इतना प्रेजेंट, शोर ना करें, आपका जो माइंड है वो इतना फंक्शनिंग है, इतना डिसिप्लिन फंक्शनिंग है कि आपने जैसे ही, आप इतने कॉन्शियस हो कि आपकी जैसे ही नज़र पड़ी आपके दिमाग में एकदम से फ़ौरन से आपके दिमाग ने आपको मैसेज दिया कि भाई इसको ये चल रहा है, हमने ये पढ़ा हुआ है, इसको ये हुआ हुआ है, या मैंने पहले ऐसे केसेस देखे हैं, इसको ये हो रहा है। आपने उसके, आपने इमोशनली भी देखा और आपने इम्प्रूव भी कर रहे हो अपनी जजमेंट को, कैसे, नॉलेज को एक्सपेंड करके, अपनी क्लैरिटी और प्रोफेशनल पर्पस को एक्सपेंड करके, जैसे जैसे आप अपना चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, जैसे नॉलेज को एनहांस करते हो, अच्छी से अच्छी जगह पे काम करते हो, तो आपका साउंड जजमेंट भी क्लियर होती जाती है, क्लिनिकल जजमेंट भी क्लियर होती जाती है। ठीक है, और उससे आपको डायग्नोज करने में बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, समझ आइए इसकी, कोई कन्फ्यूजन? बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कल। ठीक है।